देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है। अब तीसरी लहर का खतरा है और इसी बीच डेल्टा वेरिएंट को लेकर हर कोई परेशान है, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है, डेल्टा प्लस। यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं तीसरी लहर की वजह ना बने डेल्टा प्लस। कोरोना को लेकर, डेल्टा को लेकर, डेल्टा प्लस को लेकर और वैक्सीन को लेकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। सर, सवाल कुछ नहीं, बस डेल्टा प्लस को लेकर आप जितनी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को, हम सबको दे पाएं, क्योंकि घबराहट का माहौल है डेल्टा प्लस को लेकर। शायद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 42 के आसपास केसेस आ चुके हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम अभी देखें तो 40 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो भारत में कंफर्म हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि सारे लोगों की को टेस्टिंग तो नहीं हो रही। लेकिन एक ये कंसर्न का इशू तो है ही। अगर हम देखें तो डेल्टा जो वेरिएंट था, जिसके कारण हमारा इतने सारे केसेस हुए सेकेंड वेव में, उसके कारण लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं और ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। और इसलिए जब ये नया म्यूटेंट पाया गया, ऑल्दो ये पहले बाहर देखा गया था, जब हमारे देश में भी पाया गया तो कंसर्न एकदम हुआ कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब पहली चीज़ तो ये आती कि दोनों में फ़र्क क्या है, और फिर हम इसको डेल्टा प्लस में कंसर्न क्यों कह रहे हैं। तो अगर हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जब बात करते हैं, तो जब भी कोई म्यूटेशन पाया जाता है रिसर्च में या टेस्टिंग में, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हर एक म्यूटेशन जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो जो हानि कर सकते हैं, और इसलिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये हो सकता है कि इस अब नए जो म्यूटेशन है, जो नया वेरिएंट आया है, शायद उसमें ये शक्ति हो कि वो ज़्यादा जल्दी फैलता हो, इन्फेक्शियस ज़्यादा हो, जैसा हमने अल्फा वेरिएंट में देखा और डेल्टा वेरिएंट में देखा कि वो एकदम ज़्यादा इन्फेक्शियस था, इसलिए सेकेंड वेव में इतने ज़्यादा केसेस बहुत छोटे समय में हुए। जी। दूसरा ये हो सकता है कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर रहा है, फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और लोगों की ऑक्सीजन एकदम कम हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। तीसरा हमें ये कंसर्न रहता है कि ये वेरिएंट जो है, इसमें कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं हो रहा, कि जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसका असर कम हो गया है, या जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी हुई है नेचुरल वे से, वो कम हो गई है और फिर से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, या दवाइयाँ अब असर नहीं कर रही। और चौथा ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेरिएंट जो है ये अब टेस्ट में पिकअप नहीं हो रहा और हमें अपने टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो आरटीपीसीआर हम टेस्ट करते हैं। यस। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है कि ये मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा करें। इसलिए अभी सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम वेट करें कि जब ये ज़्यादा फैलेगा तभी हम कुछ एक्शन लें। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। अभी हमें डेटा और चाहिए कि ये एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कंसर्न का इशू है, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि हम सतर्क रहें, जहाँ जहाँ पर भी ये पाया जा रहा है वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करें, और अगर वहाँ पे लगता है कि ये केसेस एकदम बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी जो है शुरू में ही करें, जिससे हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर पाएं। कितना इन्फेक्शियस है ये, कितना तेजी से फैलता है? क्योंकि अभी जब आपसे बात हो रही है तो 40 के आसपास केसेस हैं, थोड़े समय पहले, कुछ घंटों पहले, 12 या 24 घंटे पहले 22 थे, उससे थोड़ा पहले 7 थे, तो 7, 22, 42 तेजी से फैल रहा है। बात सही है कि ये फैल रहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक चीजें हैं कि हमने कितना टेस्टिंग किया। अगर हम कह रहे हैं कि 40 केसेस हैं, ये भी हो सकता है कि अगर हम और ज़्यादा टेस्टिंग करते तो हम और ज़्यादा पिकअप कर लेते, क्योंकि हम हर एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव वाले को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो। डेटा और चाहिए, अभी डेटा हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आप डेटा का ही वेट करते रहोगे तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए यही देखते हुए कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया, और हम सबकी यही कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे एक ज़्यादा केसेस इसके पाए जा रहे हैं वहाँ पे सतर्क रहें, एक्शन लें, जिससे एकदम फिर
नए केसेस का जो है बढ़ना ना शुरू हुए और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए। कैसे पता लगेगा कि किसी को डेल्टा प्लस मतलब ये वाला म्यूटेंट है, ये वाला वेरिएंट है, और आरटीपीसीआर में डिटेक्ट होता है? आरटीपीसीआर में सिर्फ आपको यही पता चलेगा कि आपको कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। ये नहीं पता चलेगा कि आपका ये अल्फा वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है। इसको पता करने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करने की जरूरत है। और भारत में अब कई लैब्स बन गई हैं, जो पहले 10 लैब्स थी अब 28 से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सब लैब्स जो हैं ये इसीलिए बनी है कि ये जल्दी से ये पिकअप कर लें और हम जल्दी से टेस्ट कर पाएँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सारे लोग सब लोगों का ये जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगा। इसलिए इसमें एक सैंपल साइज लिया जाता है और उन एरियाज में जहाँ पे एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं कि अगर वहाँ पे ये देखा जाए कि ज़्यादातर केस जो अब वहाँ पे देखे जा रहे हैं वो डेल्टा प्लस के हैं, तो हम ये उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब ये वेरिएंट ज़्यादा फैल रहा है, ये एक वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है और तब हमें वहाँ पे नेसेसरी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मौजूदा वैक्सीन, जितने भी लोगों ने वैक्सीन ली है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो इफेक्टिव है इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा पे? तो अभी इसके लिए डेटा चाहिए, लेकिन जो कुछ डेटा अभी भी आ रहा है वो ये कहता है कि ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, चाहे कोवैक्सीन की बात करें चाहे कोविशील्ड की बात करें, ये इफेक्टिव तो है। ये हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी कुछ कम हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी मान लो 85% है, हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी अब कुछ कम होकर 75% हो जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे WHO का ये कट ऑफ है कि अगर आपकी वैक्सीन की एफिकेसी 50% से ज़्यादा है तो वैक्सीन कामयाब है, वो इफेक्टिव है। तो क्योंकि हमारी अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास हैं उनमें एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे पास थोड़ा बफर है, हमारे पास थोड़ा सा गैप है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर वेरिएंट से वैक्सीन की एफिकेसी कुछ कम भी होगी तो भी इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन हमें इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू वेरिएंट्स आएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन एफिकेसी देखें, क्योंकि अगर ये लगेगा कि वैक्सीन की एफिकेसी बहुत कम हो रही है तो हमें अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी भी कुछ हद तक चेंज करनी पड़ेगी। दो चीज़ें समझ में आई हैं एक एक करके। जो आपने समझाया कि आरटीपीसीआर में डिटेक्ट नहीं, वो तो पता लगेगा कोविड पॉजिटिव, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि क्या हमारी जो वैक्सीन है, जो जितने भी लोगों ने वैक्सीन लिया वो इफेक्टिव है। आपने कहा एफिकेसी रेट थोड़ा कम हो सकता है लेकिन इफेक्टिव है। तीसरा, मैं समझना चाह रहा हूं कुछ एंटीबॉडीज भी इसके खिलाफ काम नहीं कर रही हैं, ऐसा भी है क्या? दो चीजें हैं, जैसे आपने कहा, हमें ये समझना, जो वैक्सीन की हम एफिकेसी की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो अगेंस्ट डिजीज है। यानी कि अगर आपको कोविड होगा और आपने वैक्सीन लगाई है तो वैक्सीन आपको जो है कोविड को फैलने नहीं देगी। आपको कोविड, आप पॉजिटिव हो सकते हैं, कोविड के थोड़े लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के कारण जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे फैलने नहीं देंगी और आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ नहीं होगा। तो वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन आपको कोविड होने नहीं देगी। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन माइल्ड फॉर्म का होगा। नहीं, मैं दूसरी रही, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पे भी इफेक्टिव है ये मौजूदा वैक्सीन? तो अभी तक जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि ये इफेक्टिव होंगी, लेकिन हमें और डेटा चाहिए, क्योंकि डेल्टा, जैसे आप कह रहे हो कि अभी तो सिर्फ 40 से करीब केसेस हैं, तो 40 केसेस पे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वैक्सीन कितनी कामयाब है। जैसे केसेस बढ़ेंगे और जैसे लैब में इसमें रिसर्च होगी कि ये, अगर हम देखें कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वैक्सीन से बनती हैं वो डेल्टा प्लस में कितना असर करती हैं, तब हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि वैक्सीन की अब एफिकेसी कितने परसेंटेज है, उतनी ही है या थोड़ी कम हुई है। लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन की एफिकेसी कुछ हद तक कम होगी, लेकिन तब भी वो कामयाब रहेंगी। कितनी कम होगी ये अभी रिसर्च से ही पता चलेगा। डेल्टा प्लस से ही तीसरी लहर का खतरा? तो अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो या अल्फा वेरिएंट हो, अगर हम 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, सब लोग मास्क लगा के रखेंगे, हाथ धोएंगे, भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे, तो हम किसी भी वेरिएंट को आगे फैलने नहीं देंगे और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। साथ साथ सर्वेलेंस की जरूरत है। हम हर जगह टेस्टिंग करें, देखें कि वहाँ पे कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वहाँ पे केसेस तो नहीं बढ़ रहे, पॉजिटिविटी रेट क्या है, हॉस्पिटल एडमिशन्स क्या है, उसके बेसिस पे वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएं, मिनी लॉकडाउन करें, जिससे केसेस एकदम हम ना बढ़ने दें और वेव को ना आने दें।
तीसरी चीज है कि हम वैक्सीनेशन को पूरी तरह से बढ़ाएं। जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये तीन अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे तो या तो हम वेव को डिले कर सकते हैं, वेव में केसेस कम होंगे और हमें इतना, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा सवाल ये है डॉक्टर गुलेरिया, डेल्टा वेरिएंट जिस वजह से दूसरी लहर आई बहुत डेंजरस थी, ये डेल्टा प्लस कितना जानलेवा? अगर हम अभी देखें तो ऐसा डेटा नहीं है कि ये डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा जानलेवा है। डेल्टा वेरिएंट का ही ये एक नया लीनिएज है, एक म्यूटेशन के कारण वो नया बना है। इसलिए अभी तक डेटा जो है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पे ये देखे गए हैं, जैसे 40 केस देखे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन केसेस में या इस एरिया में हॉस्पिटलाइजेशन एकदम बढ़ गया है या डेथ रेट्स बढ़ रहा है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई डेटा नहीं है कि हम, या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ये जो वेरिएंट है इसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं या पेशेंट्स को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रही है। ये हो सकता है कि ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, ज़्यादा जल्दी फैले, लेकिन अभी तक ऐसा डेटा नहीं है कि इसके कारण एकदम बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। अब क्योंकि अनलॉक है, अब चीज़ें खुली हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, और इस वजह से भी खतरा बढ़ सकता है 6 से 7 हफ्तों में फिर से थर्ड वेव का खतरा। तो खतरा तो है ही, इसलिए हम यही बार बार कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी रखें। जब तक हमारी वैक्सीनेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो जाती, भीड़ ना इकट्ठी होने दें, क्योंकि हमें ये पूरी तरह से कोशिश करनी है कि हम अगली लहर को ना आने दें। और अगर हम उसको रोक सकते हैं या उसकी जो स्पाइक है, जो केसेस हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमने सेकेंड वेव में बहुत कुछ खोया है, इतने हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए, कई लोगों की जान गई, हॉस्पिटल में लोगों को बेड मिलने में परेशानी हुई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ें फिर से ना हो, और ये सब हमारे हाथ में है। इसलिए अगर हम पूरी तरह से सतर्क रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखेंगे कुछ महीनों के लिए, जब तक वैक्सीनेशन सब लोगों को नहीं हो पाती या एटलीस्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को नहीं हो पाती, तब तक अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, अपना भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे, तो हम वायरस को फैलने नहीं देंगे। और चाहे कोई भी वेरिएंट हो, तो हम जो थर्ड वेव है उसको आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग ये समझें कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगले 3-4 महीने के लिए कि हम वायरस को आगे फैलने ना दें। एक सवाल ये भी कि आप बार बार इस बात का जिक्र करें, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, जब तक, अभी हमने देखा है कि 80 लाख से ज़्यादा पर डे वैक्सीनेशन हुआ, रिकॉर्ड बना, तो इस हिसाब से जितने भी महीने लगे, जब एक बार 60 to 70% वैक्सीनेशन कवर हो जाएगा ऑल इंडिया, तो चीज़ें और थोड़ी डेवलप होंगी, तो थोड़ा खतरा कम हो जाएगा, तब घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 से 4 महीने मैं मान लूँ, अगर 2 से 3 महीने। बिल्कुल, अगर हम देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन जो है उसके कारण प्रोटेक्शन आएगी। कई लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है और वो रिकवर कर गए हैं। हम जानते हैं कि उनसे 30 to 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड होता है, माइल्ड होता है, टेस्ट नहीं कराते और वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन उनमें भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो वो भी हमारे एक ग्रुप है जो प्रोटेक्टेड है, और वैक्सीनेशन भी है। तो अगर हम सब कुछ कंबाइन करके देखें, तो अगर 50% लोगों को भी वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमें, हमारी कम्युनिटी में, हमारे देश में प्रोटेक्शन है और हम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और ये हमने कई देशों में देखा है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी रही और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हुए, वहाँ पे केसेस भी कम हुए और उसके बाद ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। इजराइल की बात है, इजराइल में अब केसेस काफ़ी कम है, इसी कारणवश से क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन वो काफ़ी हद तक कर पाए। नई कौन सी वैक्सीन आने वाली है डॉक्टर गुलेरिया? हमारे देश में एक गर्व की बात है कि हमारे देश में 1 से ज़्यादा वैक्सीन जल्दी आ जाएंगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड तो ऑलरेडी है, स्पुतनिक भी अब अप्रूवल मिल गया, स्पुतनिक भी मार्केट में आ जाएगी। उसके बाद कैडिला की भी वैक्सीन जो है वो भी जाइडस कैडिला वाली वैक्सीन भी अब मार्केट में आ जाएगी। साथ में भारत सरकार ने परमिशन दे दिया कि बाहर वाली जो वैक्सीन हैं वो डायरेक्टली आ सकती हैं, अगर उनको बाहर वाली जो अथॉरिटीज़ हैं, FDA है, WHO है या यूरोपियन अथॉरिटीज़ हैं, उससे अगर अप्रूवल मिल गया है तो वो डायरेक्टली हमारे कंट्री में आ सकती हैं। और उम्मीद यही है कि कुछ हफ्तों में फाइजर और भी वैक्सीन जो हैं वो हमारे देश में आ सकती हैं। कई और कंपनीज़ हैं जिनकी वैक्सीन ट्रायल पे हैं, बायोलॉजिकल है, जिनोविया है,
तो उम्मीद यही करते हैं कि जुलाई के एंड में या अगस्त तक हमारे पास काफ़ी और वैक्सीन जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी और हमारी वैक्सीन ड्राइव की जो स्थिति है उसमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं होगी। एक सवाल बहुत कॉमन होता है सर, जब 3 से 4 ऑप्शन होते हैं वैक्सीन के तो हर कोई पूछता है कौन सी लगवाएं, फिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव डेल्टा प्लस के लिहाज से? मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक हमारे पास जो डेटा है वो यही है कि जो आपको वैक्सीन मिल रही है आप उसी को लगाइए। सारी वैक्सीन कामयाब है, सब में एफिकेसी अच्छी है और इसलिए वैक्सीन जो है अभी तक हम इस स्थिति पे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज कर पाएँ। इसलिए आपके जब भी आपकी वैक्सीन की बारी आए, जो भी वैक्सीन आपके एरिया में मिल रही है आप उसको एकदम आगे आके लगाएं, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जान बच सकती है, आपको सीरियस डिजीज नहीं होगी। कोविड अगर हुआ तो आपको माइल्ड ही कोविड होगा और दूसरा आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे और आपके अपने एरिया में कोविड को ज़्यादा फैलने नहीं देंगे। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, कोवैक्सीन को लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय उस तरह की रिकग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है विदेश यात्राओं को लेकर, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। और शायद आपने भी कोवैक्सीन ही लगवाई है। हाँ, मैंने भी कोवैक्सीन लगाई है और ये बात सही है कि अभी तक WHO में क्या अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। ऑलरेडी जो फेज 3 का डेटा है जो भारत बायोटेक का है वो WHO में सबमिट हुआ है। तो उम्मीद यही की जाती है कि जल्दी ही WHO से उसका अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि उसका पूरा जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, डेटा एनालिसिस भी हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं कि WHO से भी अप्रूवल हो जाए और वो जो उनका ट्रायल का डेटा है वो पब्लिश भी हो जाए, जिससे सारी दुनिया उसका जो रिजल्ट है वो देख पाए। 2 सवाल है बस, मुझे पता टाइम हो गया है, बस 2 छोटे छोटे सवाल। डेल्टा प्लस वल्नरेबल कौन से सेक्शन है, मतलब एज ग्रुप वाइज ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको ज्यादा हो सकता है, ऐसी कुछ स्टडी, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स है? अगर हम अभी तक देखें कोविड का सारे वेरिएंट्स की बात करें, चाहे हम अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा या डेल्टा प्लस की बात करें, वनरेबल पॉपुलेशन वही है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा सिवियर इलनेस उन्हीं में होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीनेट लगाएं, स्पेशली जो गांव में लोग हैं जिनको इतना फैसिलिटीज़ नहीं है उनको आगे आके सपोर्ट करें वैक्सीन लगाने के लिए, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं, डायलिसिस पे हैं या कीमोथेरेपी पे हैं, इन लोगों को वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर कोविड होगा तो वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है। ये हमेशा लोगों को डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों में अब ज़्यादा सीवियर कोविड होगा। अभी तक कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो ये कहता है कि बच्चों में कोविड जो नया वेरिएंट्स है उससे ज़्यादा सीवियर कोविड होगा। बच्चों में अभी तक भी जो कोविड इन्फेक्शन हो रहा है वो माइल्ड ही होगा, ज़्यादा सीवियर कोविड इन्फेक्शन उनमें नहीं है। और अभी तक हमने जो देखा है वैक्सीन ट्रायल के दौरान जो बच्चों में टेस्टिंग किया है और अपना ही जो सर्वेलेंस डेटा है उसमें ये भी पाया गया कि काफ़ी हद तक बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी है कि उनको कोविड हुआ है, माइल्ड हुआ, उनको पता भी नहीं चला और वो प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर हम सीरो सर्वे की बात करें तो ICMR पूरे देश का सीरो सर्वे तो कर रहा है, लेकिन जो लिमिटेड सीरो सर्वे बच्चों में हुआ है उसमें ये देखा गया कि बच्चों में ऑलरेडी इन्फेक्शन होकर काफ़ी हद तक बच्चों में इम्यूनिटी आ चुकी है। बस वही एक आखिरी सवाल, थर्ड वेव में बार बार जिक्र था सर, आपसे भी कई बार बात हुई, बच्चों के लिए खतरा, थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरा, वो अभी भी बना हुआ है, वो टल नहीं सकता है, या वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक तरीका है? तो अभी तक जो भी आंकड़े हैं और जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा। इसलिए बच्चों को हमें घबराने की बात नहीं है। पूरी हमारी वैसे तैयारी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा आए तो हर एक हॉस्पिटल ने अपनी तैयारी की है, लेकिन डेटा ये नहीं सपोर्ट करता कि बच्चों में ज़्यादा सीवियर इलनेस होगा। अभी भी जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा सीवियर कोविड होगा। लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी तो स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेजेस भी खुलेंगे, प्ले स्कूल भी खुलेंगे और बच्चों में पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे क्लोज सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अगर कहीं पर भी लगे केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों में या अडल्ट्स में तो हम वहाँ पे पूरी तरह से एक्शन ले पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया। कहा जाता है कि कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी भी है, इसलिए कोई शायद सवाल नहीं रह गया है डेल्टा प्लस को लेकर जिसका जवाब आपने नहीं दिया। ये सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.